Hello everyone, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th बॉटनी चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो चलिए शुरू करते हैं. The wide range in the structure of the higher plants will never fail to fascinate us, even though the morphology, the angiosperms show such a large diversity in external structure और morphology. Morphology क्या होती है? External structure होती है. They are all characterized by the presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. आपको हर एक फ्लावरिंग प्लांट में रूट भी मिलेगी, स्टेम, लीव, फ्लावर और फ्रूट सब मिलेगा. In chapters 2 and 3 we talked about classification of plants based on the morphological and other characteristics. हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, हमने किंगडम प्लांटिंग में पढ़ा था कि जो प्लांट्स है सबसे पहले आया हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. कैरोलस लिनियस ने भी इंट्रोड्यूस करा था और ये अनफेयर था टू द क्लासिफिकेशन. उसके बाद हमारा आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. इट वाज फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स and for any successful attempt at classification and at understanding हमें कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्या डेफिनेशन है और ये चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plants to their environment. Example कि हैबिटेट में, उस हैबिटेट में उसने क्या अडेप्ट किया, कैसे अडेप्ट किया, उसने प्रोटेक्शन के लिए अडेप्ट किया, डिफेंस के लिए अडेप्ट किया, अटैक के लिए अडेप्ट किया. तो ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है हमारा रूट. तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में दो कैटेगरीज, एक मोनोकोट्स है और डाइकोट्स है. तो डाइकोट्स में क्या होता है, जो रेडिकल है उसका डायरेक्ट एलोंगेशन होता है और उस डायरेक्ट एलोंगेशन को हम कहते हैं प्राइमरी रूट, जो कि सॉइल के अंडर ग्रो करेगी. ठीक है, सॉइल के अंडर ये पार्ट होता है पूरा बिलो द सॉइल. और डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में हमारे रेडिकल का डायरेक्ट एलोंगेशन होता है प्राइमरी रूट. अब प्राइमरी रूट में लैटरल रूट्स होती है ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, जैसे प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी, टर्शरी. द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. और एक ये क्वेश्चन है कि जो लैटरल रूट्स है वो कहाँ से अराइज करती है. लैटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल. पेरिसाइकल क्या होता है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ ये याद रख लो दैट लैटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल. जो प्राइमरी रूट्स और इसकी जो ब्रांचेस है दे कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड हमारे एक डाइकोट प्लांट है, दैट्स वाई इसमें टैप रूट सिस्टम देखा जाता है. अब मोनोकोटिलेडन्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट तो होगी बट ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब ये लंबे टाइम के लिए नहीं रहती, ये रिप्लेस हो जाती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. क्या हो जाती है, जो एक तो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है और वो रिप्लेस हो जाती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. These roots originate from the base of the stem and they constitute the fibrous root system as seen in the wheat family. ग्रास फैमिली वीट प्लांट जो है हमारा ग्रास फैमिली में आता है, तो ग्रास फैमिली के हर एक प्लांट में क्योंकि मोनोकोटिलेडन्स है फाइब्रस रूट सिस्टम देखा जाता है. और ये PYQ है कि कौन सी रूट्स ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. तो इसका आंसर होगा फाइब्रस रूट्स. इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री. अब एक और तरह की एक्सेप्शन मान लो या अलग तरह के अडेप्टेशन मान लो. ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री में
जो रूट्स है वो रेडिकल से ना ग्रो करके किसी और पार्ट से राइज करती हैं। जो रूट रेडिकल से ग्रो करते हैं उनको तो हम टैप रूट या फाइब्रस रूट बोलेंगे, लेकिन जो रूट्स रेडिकल से नहीं ग्रो करती बल्कि किसी और पार्ट से ग्रो करती हैं, ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब इनके मेन फंक्शंस क्या है रूट के? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये तो पता है। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो बस स्टेम में ही सिंथेसिस होता है उनका, या लीफ में सिंथेसिस होता है, बट इनका रूट्स में भी सिंथेसिस होता है। ये हमें दे रखे हैं, ये हमारा टैप रूट है, ये देख रहे हो पूरी प्राइमरी रूट है और ये लैटरल रूट्स है हमारी, ये फाइब्रस रूट्स है, और ये हमारी एडवेंटिशियस रूट्स है जो कि रेडिकल से ग्रो नहीं करती। अब रूट के रीजन्स होते हैं। The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. Apex मतलब सबसे दूर वाला पार्ट, तो जो सबसे दूर वाला पार्ट है ये हमारा रूट कैप है। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. रूट कैप का क्या फंक्शन है? रूट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब रूट ग्रो करेगी तो वो टूट सकती है, तो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास होती है रूट कैप। रूट कैप के ऊपर होती है हमारी रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसमें जो सेल्स है दे आर एक्टिवली डिवाइडेड। ठीक है, जो सेल्स है या मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सेल्स है वो स्मॉल होंगी, ऑब्वियसली क्योंकि वो डिवाइड कर रही होंगी, दैट्स वाई दे आर स्मॉल, और थिन वॉल्ड है एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये हमारा तीसरा हो गया। दे डिवाइड रिपीटेडली एंड द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन दे अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड enlargement and are responsible for the growth of the root in length. ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन से रीजन के सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो क्या आंसर होगा हमारा? रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में जो हमारे सेल्स है वो डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो एलोंगेट भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे साइज में, तो इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। और अब जब वो एलोंगेट हो गए हैं, ग्रो कर चुके हैं, तो वो मैच्योर करेंगे, और इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। अब ग्रो कर चुके हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैच्योर करेंगे, हेंस दिस जोन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स दे फॉर्म very fine and delicate thread-like structures called root hairs। ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि जो रूट हेयर्स है वो कौन से रीजन से डेवलप होते हैं, कौन से रीजन से अराइज करते हैं। रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो रीजन ऑफ एलोंगेशन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ फॉर द एलोंगेशन ऑफ द रूट इन लेंथ, और जो रूट कैप का फंक्शन है क्या है? टू प्रोटेक्ट द रूट। एक क्वेश्चन आया था, उसमें रूट कैप के फीचर्स पूछे थे। तो रूट कैप हमारी हमेशा मल्टी सेलुलर होती है, जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो रूट कैप है वो हमारी मल्टी सेलुलर होती है और वो पेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है। और जो रूट कैप है ना वो हमारे वाटर प्लांट्स लाइक माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? हमारी फंगस और प्लांट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक तो उसमें एब्सेंट होगा रूट कैप, और हमारे हाइड्रोफिल्स में एब्सेंट होगा। रूट हेयर्स का क्या काम होता है? These root hairs absorb water and minerals from the soil। सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ये रूट का, तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा।
अब हम आते हैं एडेप्टेशंस पे, रूट की क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं। Roots in some plants, they change their shape and structure. Shape भी structure दोनों change करते हैं and they become modified to perform functions other than the absorption and conduction of water and minerals. अभी हमने रूट्स के फंक्शन पढ़े थे तो उसमें आता था कि एब्जॉर्ब करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये जो रूट्स है ना ये अडेप्ट हो जाते हैं, दे चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर और कुछ अलग ही फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब क्या क्या मॉडिफिकेशंस है देखते हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। रूट्स हमारी रेस्पिरेशन भी करने लग गई, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, फूड को भी स्टोर करने लग गई। एग्जाम्पल क्या है, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, turnip and adventitious roots of sweet potato get swollen and store food. ये तो सबको पता है कि जो कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो है वो हमारा फूड स्टोर करती हैं और वो रूट्स होती हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जो कैरेट और टर्निप है वो हमारी टैप रूट होती है और जो स्वीट पोटैटो है वो एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट माने तो जो रेडिकल से ग्रो नहीं करती। They get swollen and store food. बहुत खाते हैं हम लोग। Can you give some more such examples? Have you ever wondered? Banyan tree तो सबने देखा होगा, देखे कि लटके हुए होते हैं, कभी सोचे क्या होते हैं? कुछ नहीं है, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट्स और इनका क्या काम है, सपोर्ट देना बैनियन ट्री को। सिमिलरली जो हमारी मेज और शुगर की इनकी स्टेम्स है ना, they have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem और इनको हम कहते हैं stilt roots। बैनियन ट्री में हमारे prop roots होते हैं, शुगर केन और मेज में हमारे stilt roots होते हैं और prop और stilt दोनों ही हमारे adventitious होते हैं। In some plants such as Rhizophora growing in swampy areas, many roots come out of the ground and they grow vertically upwards. Such roots called pneumatophores, they help to get oxygen for respiration. अब जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ना हमारे, वो हमारे टैप रूट होते हैं और न्यूमेटोफोर्स हमारे मार्शी और सैलीन लेक में मिलते हैं। ठीक है, मार्शी और सैलाइन लेक में मिलेगा और इन रूट्स का क्या काम है, टू गेट ऑक्सीजन। किस लिए, फॉर द रेस्पिरेशन। एक ये हमारे पास क्वेश्चन है, द प्लांट विच बियर्स क्लिंगिंग रूट्स इज ऑर्किड। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ऑर्किड का प्लांट है तो ये ना बाकी के स्टेम्स पे ग्रो करता है, जैसे मैंगो ट्री के जो ब्रांचेस हैं उन पे ग्रो करता है, इनमें क्लिंगिंग रूट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको अटैच करने में। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये है स्टोरेज का, ये रही हमारी टर्निप, ये हमारी टैप रूट है, कैरेट, स्वीट पोटैटो ये हमारा एडवेंटिशियस रूट है। ये देखो राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर्स है, वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं ना अपवर्ड, और ये भी हमारे टैप रूट होते हैं। न्यूमेटोफोर्स भी हमारे टैप रूट होते हैं। तो अभी हमने पढ़ी रूट्स की मॉडिफिकेशन। रूट के बाद आता है हमारा स्टेम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक स्टेम को एक रूट से डिस्टिंग्विश करता है, तो जो स्टेम है वो हमारा एसेंडिंग पार्ट होता है जिसमें हमारी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. रूट हमने पढ़ा कि जो रूट है वो रेडिकल से ग्रो करता है और जो हमारा स्टेम है वो प्लूम्यूल से ग्रो करता है और स्टेम में हमारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होंगे। अब द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। क्वेश्चन कि उन एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पे लीव्स ग्रो करती हैं, नोड्स। तो अगर जैसे ये स्टेम है,
एक मिनट, ये हमारी एक लीफ ग्रो करी, फिर ये हमारी लीफ ग्रो करी। तो जहाँ ये लीफ जिस एरिया से ग्रो करी उसको हम बोलेंगे नोड, और दो नोड के बीच के एरिया को हम कहते हैं इंटरनोड। अब स्टेम में बर्ड्स भी होती हैं। बर्ड हमारी टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों हो सकती है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। ये तो आपने देखा होगा, कोई प्लांट है तो ग्रीन स्टेम है, और अगर ट्री को देखो जब ग्रो करता है तो ब्राउन हार्ड हो जाती है, वुडी हो जाती है। मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? टू स्प्रेड आउट द ब्रांचेस, जिसमें हमारे लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, और ये वाटर को कंडक्ट करवाएगा, मिनरल्स को, और फोटोसिंथेट्स को। फोटोसिंथेसिस भी करेगा, फोटोसिंथेट्स को कंडक्ट भी करवाएगा। अब हमारे जो कुछ स्टेम्स हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम पढ़ते हैं स्टेम की मॉडिफिकेशंस। रूट की अभी हमने पढ़ी, अब हम स्टेम की पढ़ेंगे। The stem may not always be typically like what they are expected to be. अगर आप सोचो नहीं, अच्छा सॉइल से बाहर जो पोर्शन ग्रो करे वही स्टेम है, हर बार वो स्टेम नहीं होता। स्टेम के और भी मॉडिफिकेशंस हैं। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। जैसे जो हमारी पोटैटो है वो स्टेम है, देख के नहीं लगेगा कि स्टेम है और ये तो अंडरग्राउंड ग्रो कर रही है, बट इट इज़ अ स्टेम। पोटैटो स्टेम है, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंद, ये सब हमारी स्टेम्स है। कोलोकेशिया, दे आर ऑल मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। और ये क्वेश्चन है कि जो एक्सिलरी बर्ड है इज़ द आई ऑफ द पोटैटो। PYQ है, उसमें पूछा था कि व्हाट इज़ द आई ऑफ द पोटैटो, तो उसमें एक्सिलरी बर्ड था, टर्मिनल बर्ड था, एपिकल बर्ड था। सही आंसर क्या है? एक्सिलरी बर्ड। They also act as organs of pollination to tide over the conditions unfavorable for the growth. Very important sentence that they also act as the organs of pollination. अब हम आते हैं स्टेम टेंड्रिल्स में, जो कि किससे डेवलप करती है? फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। They are slender and spirally coiled and help plants to climb such as in gourds. हमने देखा होगा कि कुकुम्बर का अगर आपने देखा हो, या पम्पकिन, वाटरमेलन का, तो वो ऐसे हैंग नहीं करते बाकी फ्रूट्स की तरह। उनकी जो स्टेम होती है ना, बहुत पतली सी स्लेंडर होती है, कई एरियाज में कॉइल्ड भी होती है। उनको हम कहते हैं टेंड्रिल्स, और वो स्टेम टेंड्रिल्स होती है क्योंकि वो स्टेम की मॉडिफिकेशंस होती है। ग्रेप वाइन्स जो आप देखते हो उसमें भी हमारी स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं। Axillary bird of stems may also get modified into woody, straight and pointed thorns. Axillary bird से हमारी लीफ डेवलप करती है, और कुछ प्लांट्स में ये थॉर्न में डेवलप हो जाती है। थॉर्न सोच के आपको पता चल गया होगा कि कौन सा प्लांट होगा, कैक्टस होगा। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स, जैसे कि हमारा सिट्रस है और बोगेनविलिया है। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स एंड सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स दे मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड ओपनशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स। तो क्या होता है, जो उनकी स्टेम है ना, क्या करते हैं, जो लीफ है वो तो थॉर्न में कन्वर्ट हो गई। अब हमें पता है कि जो लीफ है वो मेन फोटोसिंथेसिस करती है। अब जब लीफ ही थॉर्न में बदल गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में हमारी स्टेम करती है। स्टेम हमारी मॉडिफाई हो जाती है टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ताकि वो खाना बना पाए, जो प्लांट है वो सर्वाइव कर पाए। तो जो अपंशिया है, जो उनकी स्टेम्स है वो फ्लैटेंड होती है। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जो अपंशिया की वो स्टेम है वो फ्लैटेंड होती है, और यूफोर्बिया की जो स्टेम है वो फ्लैशी सिलेंड्रिकल होती है। और इन स्टेम्स को which are modified to perform the function of the leaf, that is photosynthesis, ऐसी स्टेम्स को हम कहते हैं फाइलोक्लेड।
फाइलो माने लीफ और क्लेड मतलब सिस्टम। तो स्टेम मतलब फाइलोक्लेड मतलब कि जो स्टेम है वो हमारा लीफ सिस्टम जैसा बिहेव करे, क्योंकि वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और इन केस में जो फाइलोक्लेड है दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ। यह है हमारा जिंजर, जमीनकंद, पोटैटो, ये हमारी सारी स्टेम्स होती है। और ये जो है ना स्पाइरली कॉइल्ड टेंडर पतला पतला दिख रहा है, ये हमारी स्टेम टेंड्रिल्स है। ये हमारा हो गया बोगेनविलिया, जिसमें जो हमारी स्टेम है इट इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। अब कुछ और अंडरग्राउंड स्टेम्स आती हैं, जैसे कि ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। दे स्प्रेड टू न्यू नीशेज, और जब ओल्डर पार्ट्स है वो मर जाती हैं तो जो न्यू प्लांट्स है दे आर फॉर्म्ड। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका है। और ग्रास और स्ट्रॉबेरी में इन स्टेम्स को हम कहते हैं रनर। अक्सर नीट के पेपर में डायरेक्ट ये लाइन उठा के आ जाते कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है दे स्प्रेड टू न्यू नीशेज, तो आपको पता चल जाएगा ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। बट कई बार पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि रनर हमें किस में मिलता है। तो रनर आपको पता होना चाहिए कि रनर हम कौन सी स्टेम को कहते हैं। रनर के बाद हम आते हैं स्टोलोन में। स्टोलोन हमारा मिंट और जैस्मिन में होता है। Jasmine, or slender lateral branch, arises from the base of the main axis, और कुछ देर के लिए एरियली ग्रो करेगी और दोबारा वो ग्राउंड को टच करेगा। A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots. ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है। इसको हम कहते हैं ऑफसेट, पिस्टिया और एकोर्निया में। किसमें? पिस्टिया और एकोर्निया। क्या मिलता है? हमारा ऑफसेट मिलता है जिसमें हमारा रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ फ्रूट्स पाया जाता है। बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसैंथेमम में हमारा सकर मिलता है। जो लैटरल ब्रांचेस है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं और फिर ये दे कम आउट ऑब्लिक्वली अपवर्ड गिविंग राइज टू द लीफी शूट्स। ये एक एंगल पे ऊपर आती हैं, ऐसा नहीं कि सीधा वर्टिकली ग्रो कर गई 90 डिग्री, ऑब्लिक्वली एक एंगल पे बाहर आती हैं ग्राउंड से और लीफी शूट्स को ये राइज करती हैं। क्या कहते हैं? सकर। तो पहला आ गया हमारा रनर जो कि हमारा होता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी में। स्टोलोन हमारा किस में होगा? मिंट और जैस्मिन में। ऑफसेट हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में होगा लाइक पिस्टिया एंड एकोर्निया। और सकर हमारा बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम और एक और एग्जांपल है रोज, उसमें मिलता है। हमने अभी रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा, उसके बाद हमारी आती है लीफ। द लीफ इज अ लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो कि ऑब्वियसली बोर्न होगा ऑन द स्टेम and it develops at the node and bears a bud in its axil. Important line है, the axillary bud develops into a branch. तो अगर ये हमारी लीफ है, ये हमारा बर्ड है, तो ये जो बर्ड है ये लेटर डेवलप हो जाएगा इनटू अ ब्रांच। अब जो लीव्स है वो कहाँ से ग्रो करती है? लीव्स हमारी ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर। तो एक तो शूट पे ग्रो करती हैं लीव्स और एपिकल रीजन में ये ग्रो करती हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम इनको रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड दे आर अरेंज इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है कि जो ओल्डर लीव्स है वो बेस की तरफ होंगी और जैसे जैसे हमारी जो स्टेम है वो ग्रो करेंगी तो जो न्यू लीव्स है वो अपर साइड पे होंगी। जैसे ये हमारी एक स्टेम है तो सबसे बड़ी लीफ हमारी बेस पे होगी, फिर छोटी, फिर छोटी।
इस ऑर्डर को हम कहते हैं एक्टोपीटल, जहाँ पे जो हमारी ओल्डर वंस है वो बेस के टुवर्ड्स होती हैं। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर द नीट। सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन इन द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो लीफ। और टिपिकल लीफ, अब लीफ के पार्ट पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा लीफ बेस, उसके बाद आता है हमारा पेटियोल और लैमिना। अब लीफ बेस क्या होता है? लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। अब लीफ स्टेम से कैसे अटैच होगी? बाय द लीफ बेस। और कहाँ पे अटैच होगी? एट द नोड। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनोड। अब जो लीफ बेस होता है ना, इट मे बियर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इट मे बियर टू lateral small leaf-like structures called stipules। ये है हमारा स्टिप्यूल। मोनोकोटिलेडन्स में जो लीफ बेस है वो एक्सपैंड करता है इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली। तो जो लीफ बेस है ना, बेसिकली ये एक शीथ में एक्सपैंड कर जाता है और स्टेम को, क्योंकि अब ये शीथ में कन्वर्ट हो चुका है, तो पार्शली या पूरा कंप्लीटली कवर करता है। और ये कहाँ देखा जाता है? ग्रास फैमिली में। मोनोकोटिलेडन्स में मेनली ग्रास फैमिली में। अब कुछ लेगुमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस है वो स्वोलन हो सकता है, और स्वोलन लीफ बेस को हम क्या कहते हैं? पल्वाइनस। डायरेक्ट क्वेश्चन, किन प्लांट्स में मिलता है? लेगुमिनस प्लांट्स में। एक तो ये मोनोकोटिलेडन्स में मिलता है, हमारा लीफ बेस शीथ में एक्सपेंड करेगा, और लेगुमिनस प्लांट्स में जो हमारा लीफ बेस है वो स्वोलन हो जाएगा, इट बिकम स्वोलन। और स्वोलन लीफ बेस को हम क्या कहते हैं? पल्वाइनस। वेरी इंपॉर्टेंट। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, and long thin flexible petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि हवा चलती है या आंधी चलती है तो ऐसे पत्ते हिलते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो कई बार क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है ना, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लीफ कि वो विंड में फ्लटर करे, ताकि जो टेम्परेचर है लीफ का वो कम हो, जो सरफेस है वो कूल डाउन करे, और जो फ्रेश एयर है वो लीफ सरफेस पे आए। द लैमिना और द लीफ ब्लेड, अब ये जो देख रहे हो, अब आ गया हमारा मेन लैमिना, या जिसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है with veins and veinlets, and there is usually a middle prominent vein which is known as the midrib। तो ये जो बीच की देख रहे हो ये हमारी कुछ नहीं है, ये हमारी midrib है। वेन्स का क्या काम है? वेन्स provide rigidity to the leaf blade and act as the channels of transport for water, minerals and food materials। ये तो आपको पता है कि वेन्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन वेन्स का एक और काम होता है, वो लीफ सरफेस को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। ठीक है, अब अलग अलग लीव्स में जो लीफ की शेप है, मार्जिन क्या है, सरफेस एरिया कैसा है, कितना है, वो डिपेंड करेगा। अब जब हमने वेन्स की बात की है तो वेन का कुछ वेनेशन भी होगा। द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना और लीफ, उसको हम कहते हैं वेनेशन। व्हेन द वेनलेट्स दे फॉर्म अ नेटवर्क, उस वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट। जैसे आप ये देखो, ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन है क्योंकि एक नेटवर्क फॉर्म करे। बट ये जो हमारा ये जो सी डायग्राम है, इसमें जो वेन्स है वो पैरेलल चल रही है, देख रहे हो, लगभग ये हमारी पैरेलल है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और जिसमें हमारा नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जिसमें हमारी वेन्स पैरेलल चलती हैं उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो अब एक मेजर चीज़ इसमें ऑब्जर्व की गई है
कि जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स है दे जनरली पोसेस रेटिकुलेट वेनेशन, और जो हमारे मोनोकोटिलेडन्स है दे पोसेस पैरेलल वेनेशन, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस बट जनरली ऐसा देखा गया है। अब लीव्स हमारी अलग अलग तरह की होती हैं। लीफ is said to be simple when its lamina is entire or when incised, जो incisions हैं they do not touch the midrib। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसमें कितनी लीव्स दिखाई दे रही है तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली हमारी पूरी एक लीफ है जिसमें से हमारी ये इंसिशंस हैं और ये लीफ नहीं है, ये हमारी लीफलेट्स है। फॉर अ कॉमन पर्सन ये हर एक लीफलेट वो एक लीफ काउंट करेगा, बट अब हम बॉटनी में पढ़ रहे तो हमें पता होना चाहिए कि नीम में ये जो हमारी मेन मिडरिब होती है रेचिस विच एक्ट्स एज द मिडरिब, इसमें हमारी लीफलेट्स होती हैं एंड नॉट द लीव्स, और ऐसी लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। A bud is present in the axil of the petiole in both simple and compound leaves but not in the axil of the leaflets। अगर आप देखो कि जो हमारा बर्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट हमारा बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लीफलेट्स है और लीफलेट के एक्सिल पे कभी भी हमारा बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा एक लीफ के एक्सिल पे बर्ड प्रेजेंट होगा। अब जो हमारी कंपाउंड लीफ है वो हमारी दो तरह की होती है। पहली आती है हमारी पाइनेटली कंपाउंड लीफ, तो जो हम नीम का पत्ता देख रहे हैं वो कंपाउंड लीफ है जिसमें हमारा पाइनेटली कंपाउंड लीफ कैटेगरी आती है। अब ये पाइनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है? वो लीफ जिसमें जो लीफलेट्स है दे आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस द रेचेस, और जो रेचेस है इट रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो कौन सा पार्ट है विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ। एग्जाम्पल जैसे नीम तो रेचेस, ये हमारा पाइनेटली है, और अगर ये एक ही पॉइंट से अटैच है जैसे कि ये सारी ये जो हमारी लीफलेट्स है ये एक ही पॉइंट से अटैच है, तो इस तरह के लीफ को हम कहते हैं पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। और ये आपको याद रखना है कि जो नीम है हमारा वो पाइनेटली कंपाउंड लीफ दिखाता है और जो रेचिस है वो हमारा पाइनेटली कंपाउंड लीफ में शो होता है। इन पैल्मेटली कंपाउंड लीव्स जो लीफलेट्स हैं दे आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेटियोल। और पैल्मेटली का क्या एग्जाम्पल है? सिल्क कॉटन। तो पाइनेटली का एग्जाम्पल है नीम जिसमें हमारी रेचेस होती है, और पैल्मेटली में हमारा सिल्क कॉटन है। तो दोनों एग्जाम्पल याद कर लो। अब टाइप्स ऑफ लीव्स के बाद हमारी आती है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी होती क्या है? इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारा पहला टाइप है वो ऑल्टरनेट टाइप है जिसमें क्या होता है? अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड। अगर आपने कभी डायग्राम बनाया हो, अगर आप ऐसे डायग्राम बनाते हो, ये है और फिर ये बीच से जा रही है, ये हमारी ऑल्टरनेट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी हर नोड पे बस एक ही लीफ बॉर्न हो रही है, और इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ऑल्टरनेट के बाद आते हैं हमारे अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है कि हर एक इंटर नोड पे 2 लीव्स अराइज करती हैं, तो इसको हम कहते हैं अपोजिट। और अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी हमारी कैलोट्रोपिस और गुआवा में शो होती है। जैसे चाइना रोज में देखो हमारा एक ही इंटर नोड, फिर दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, तो हर एक नोड पे एक ही लीफ बॉर्न हो रही है। लेकिन अगर हम गुआवा देखें तो एक नोड में हमारी 2 लीव्स राइज करिए। और इसके अलावा एक और तरह का टाइप होता है वोल्ड। वोल्ड हमारा एस्टोनिया में होता है। जैसे अगर आप देखो कि एक नोड पे 2 भी नहीं, बहुत सारी, ये हमारी
ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतनी सारी लीव्स ग्रो करिए, तो इस टाइप को हम कहते हैं वोल्ड। तो ऑल्टरनेट, अपोजिट, वोल्ड और एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है तीनों की। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, अब रूट मॉडिफाई कर गई, स्टेम मॉडिफाई कर गई, लीफ भी मॉडिफाई कर गई यार। तो लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मेन काम ही लीफ का होता है। They are converted into tendrils for climbing in peas. तो अभी हमने पढ़े थे स्टेम टेंड्रिल, जो कि हमारे किस में होते हैं, कुकुम्बर में हो गया, ग्रेप वाइन में हो गया। अब हमारी होती है लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल हमारी मिलती है पीज में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लीफ टेंड्रिल कौन से प्लांट में मिलता है। अब उसमें हमारा कुकुम्बर भी होगा, वाटरमेलन भी होगा, तो आपको याद रखना है पी। और इंटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई। अभी बताया था कि जो कैक्टस में है जो लीव्स है, दे आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स, द फ्लेशी लीव्स। अच्छा, एक बात और, बच्चे थॉर्न और स्पाइन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें डायरेक्ट और डिफरेंस आ सकता है पेपर में, तो हमें याद रखना है जो थॉर्न है वो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। थॉर्न हमारा बोगेनविलिया और सिट्रस में मिलता है, और जो स्पाइन है हमारा, स्पाइन एक लीफ मॉडिफिकेशन है जो कि हमारा कैक्टस में मिलता है। फंक्शन दोनों का सेम है, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, लेकिन मॉडिफिकेशन अलग है दोनों की, और एग्जाम्पल भी अलग है। द फ्लेशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। जो अनियन और गार्लिक है उसकी जो फ्लेशी लीव्स है वो भी फूड ही होती है, हम खाते हैं, सब्जियों में भी ऐड करते हैं। और कुछ प्लांट्स है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। अब अगर लीव्स स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड हो गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में हमारा करता है पेटियोल। तो पेटियोल क्या करता है? पेटियोल एक्सपैंड करेगा, इट बिकम्स ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, और ऐसी पेटियोल को हम कहते हैं फाइलोड। अब हमारे पास एक पॉइंट है कि जो फाइलोड और फाइलोक्लेड हैं, दे आर एनालोगस ऑर्गन्स। क्यों है? क्योंकि फाइलोड और फाइलोक्लेड, पहले तो हम ये समझते कि एनालोगस ऑर्गन्स होते क्या हैं। एनालोगस ऑर्गन्स या एनालोगस पार्ट्स वो चीज़ें होती हैं जिनका जो ओरिजिन है वो अलग है, लेकिन जो उनका फंक्शन है वो सेम है। तो जो हमारा फाइलोक्लेडे है, जो कि हमारा यूफोर्बिया और अपनशा में मिलता था, वो तो हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन फाइलोड हमारा पेटियोल मॉडिफिकेशन है। बट ये दोनों का काम फोटोसिंथेसिस है, तो ओरिजिन तो अलग है बट फंक्शन सेम है, हेंस दे आर एनालोगस ऑर्गन्स। तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर द नीट। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो ना इनकी लीव्स ऐसी होती है, और जब यहाँ कोई जैसे हाउस फ्लाई बैठ के या कोई भी इंसेक्ट बैठ के हो तो ऐसी बंद हो जाती है। खैर मैंने तो नहीं देखा रियलिटी में, बट अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। अब हम आते हैं लीव्स के बाद, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज ऑब्वियसली अ फ्लावर। अब ये फ्लावर क्या होता है? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। वेरी इम्पॉर्टेंट कि फ्लावर हमारी क्या है, तो मॉडिफाइड शूट होती है फ्लावर, जिसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है। हमें पता है कि जो लीव्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन फ्लावर वो पार्ट है जहाँ पे जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। जो इंटरनोड्स हैं वो और एलोंगेट नहीं करेंगे, और जो एक्सिस है वो कंडेंस हो जाती हैं। The apex produces different kind of floral appendages at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. तो solitary के हमारे दो एग्जाम्पल, एक होता है एक्सिलरी और एक होता है टर्मिनल, जिसके दोनों डायग्राम मैंने बना रखे हैं, डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। ये है हमारा एक्सिलरी, तो बेसिकली जो मेन स्टेम है वो हमारी ग्रो करेगी अभी भी, लेकिन सॉलिटरी टर्मिनल में क्या होता है, जो हमारी मेन एक्सिस है
उसी पे फ्लावर बॉर्न होता है, और जो हमारी मेन एक्सिस है वो कंडेंस हो जाती है, मतलब अब वो और ग्रो नहीं करेगी। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स, अब इन्फ्लोरेसेंस के टाइप आ गए। अगर जो मेन एक्सिस है वो हमारी कंटिन्यू ग्रो करेगी या कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, बस ख़त्म हो गई, ग्रोथ ख़त्म, तो उसमें हमारे दो टाइप आते हैं। रेसीम जो होती है, रेसीम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो हमारी मेन एक्सिस है, इट कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। तभी मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे ये हमारी एक स्टेम है, तो अभी मैंने लीफ में बताया था कि जो लीव्स है उनका ऑर्डर हमेशा एक्रोपीटल होता है, और एक्रोपीटल मतलब जो ओल्डर वंस है वो टुवर्ड्स द बेस है। तो जैसे ये हमारा सबसे पुराना फ्लावर है, फिर हमारा ये थोड़ा एक न्यू फ्लावर आ गया। अब जैसे जैसे हमारी जो स्टेम है वो ग्रो हो रही है, तो जो हमारे फ्लावर है वो भी बॉर्न हो रहे हैं। तो जो सबसे पुराना फ्लावर है वो टुवर्ड्स द बेस है, और इसको हम कहते हैं रेसीम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एक्रोपीटल ऑर्डर होता है, और इसमें जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करेगी। बट अपोजिट टू दिस हमारा आता है साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब ये हमारी एक स्टेम है, इसमें हमारे फ्लावर बॉर्न हो गया, और जैसे ही फ्लावर बॉर्न हुआ तो जो स्टेम की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, जो मेन एक्सिस है वो कंडेंस हो गई। अब क्योंकि कंडेंस हो गई तो जो न्यू फ्लावर्स है वो हमारे यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारे और न्यू फ्लावर आ गया, तो जो हमारा जो ऑर्डर है वो तो अपोजिट हो गया। एक्रोपीटल ऑर्डर में तो हमारा क्या होना चाहिए था कि जो ओल्डर वंस है वो बेस की तरफ है, लेकिन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो सबसे पुराना फ्लावर है वो तो पहले ही ग्रो कर गया स्टेम के ऊपर, जिसकी वजह से स्टेम नहीं ग्रो करी, और जो हमारा सबसे यंग फ्लावर होगा वो टुवर्ड्स द बेस होगा। तो इस केस में जो स्टेम है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट, क्योंकि हम पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि बस स्टेम इतनी ही ग्रो करेगी, अब इससे ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं सकती बिकॉज ऑफ द फ्लावर। बट रेसीमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो स्टेम है वो इनडिटर्मिनेट होती है, क्योंकि जो स्टेम है वो कंटिन्यू ग्रो करेगी, और जो फ्लावर्स हैं वो भी उसके साथ साथ ग्रो करेंगे, जिसमें हमारा एक्रोपीटल ऑर्डर होगा। अब हमने फ्लोरेसेंस पढ़ा है तो फ्लावर पढ़ेंगे। The flower is the main reproductive unit in the angiosperms. ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हमने लीफ का पढ़ा था कि लीफ हमारा वेजिटेटिव यूनिट है फॉर द फोटोसिंथेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट हमारा फ्लावर है। इट इज़ मेंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें 4 तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स हैं विच आर अरेंज सक्सेसफुली। अब क्वेश्चन आ गया कि स्टॉक और पेडिसल क्या होता है। स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल को हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं? थैलेमस और रिसेप्टिकल। और ये 4 चीज़ें क्या होती हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो कैलिक्स और कोरोला है दे आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, मतलब वो बस अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए, प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को, रिप्रोडक्शन में उनका कुछ काम नहीं है। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आती है हमारी एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो जो एंड्रोशियम है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कुछ फ्लावर्स में जैसे कि लिली, जो कैलिक्स और कोरोला है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब लिली में क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि पेटल कौन सी है, सेपल कौन सी है, सेपल कौन सी है, पेटल कौन सी है। तो ऐसे इनको हम क्या कहते हैं, ना पेटल बुलाते हैं ना सेपल, उनको हम बुलाते हैं पेरियंथ। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है लिली। लिली फैमिली में पेरियंथ पाया जाता है। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वो बाइसेक्शुअल होगा, और अगर या तो एंड्रोशियम है या फिर गाइनोशियम है तो यूनिसेक्सुअल होगा।
अब फ्लावर की ना एक सिमेट्री आती है, एक आती है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री, मतलब हम फ्लावर को दो हाफ्स में काट सकते हैं, किसी भी ऐसे, चाहे ऐसे लेफ्ट से काटो, वर्टिकली काटो, हॉरिजॉन्टली काटो या किसी भी एंगल पे काटो, जो फ्लावर है वो हमेशा दो पीसेस में सिमेट्री रहेगी उनकी। तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और इनके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिली। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मस्टर्ड, दतूरा, चिली। अब अगर कोई भी फ्लावर सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन में, किसी एक ही प्लेन में दो हाफ्स में काटा जाएगा, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। और ज़ाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन और केशिया। अगर जो फ्लावर है वो एसिमेट्रिक है, मतलब हम फ्लावर को कैसे भी डिवाइड करें वो कभी भी सिमेट्री नहीं आएगी, तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिक। और इसका एग्जाम्पल है कैना। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स। अब हमने सिमेट्री पढ़ी, तो प्लांट का एक और फीचर होता है। प्लांट होता है या तो मोनोएशियस हो सकता है या डाइएशियस हो सकता है। मोनोएशियस प्लांट, अब जैसे हमने यूनिसेक्शुअल पढ़ा, यूनिसेक्शन में हमारा एक ही जेंडर था और बाइसेक्शन में हमारे दोनों आ गए, मेल और फीमेल। बट मोनोएशियस में उल्टा चलता है। जब हम मोनोएशियस प्लांट बोलते हैं तो लोगों को मतलब बच्चों को लगता है कि या तो सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगा। नहीं, मोनोएशियस का मतलब होता है कि एक ही प्लांट में हमारे मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं ऑन द सेम प्लांट। और डाइएशियस मतलब कि दो अलग अलग प्लांट्स में मेल अलग प्लांट पे है और फीमेल अलग प्लांट पे है, ये मतलब वो। मोनोएशियस हमारा कुकुम्बर, कैस्टर, मेज, कोकोनट में आता है। और डाइएशियस के एग्जाम्पल है डेट पाम, पपाया। ये याद कर लो, ये 12th में भी आएगा और ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन कि मोनोएशियस प्लांट को चूज करो, तो कुकुम्बर, कैस्टर, मेज और कोकोनट। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, अब अभी हमने पढ़ा था कि पेरियंथ भी होता है। अब फ्लावर भी ना ट्राइमेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस हो सकते हैं और पेंटामेरस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो किसके मल्टीपल में, सपोज अगर 6 पेटल है तो वो हमारा ट्राइमेरस हुआ क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। सपोज 8 पेटल्स है तो वो टेट्रामेरस हुआ, और अगर 10 पेटल्स हैं या 5 पेटल्स है तो वो पेंटामेरस हुआ। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स क्या होती हैं हमारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ब्रैक्ट्स होती है हमारी रेड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, उनको हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड इब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, रेड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। Based on the position of the calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on the thalamus, जो फ्लावर्स उनको हम हाइपोगाइनस बोल सकते हैं, पेरवेगाइनस और एपीगाइनस। तो जो हमारा गाइनोशियम है उसकी क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट, तो हमारे 3 कैटेगरीज आ चुकी हैं। पहला है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में जो हमारा गाइनोशियम है इट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, और जो अदर पार्ट्स है दे आर सिचुएटेड बिलो इट। तो ओवरी क्या होगी, हाइपोगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी है वो हमारी सुपीरियर हो गई। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब बिलो, गाइनस हमारा ओवरी, तो हाइपोगाइनस मतलब बिलो द ओवरी, मतलब जो हमारे बाकी पार्ट्स है वो ओवरी के बिलो है, तो जो ओवरी है वो हमारी सुपीरियर है इस केस में। और एग्जाम्पल क्या है इसके, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। हाइपोगाइनस के बाद आता है हमारा पेरवेगाइनस। पेरवेगाइनस यानी कि जो हमारा गाइनोशियम है इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर, और जो बाकी पार्ट्स है ना वो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल पे, ना हम कह सकते हैं कि वो नीचे है या ऊपर है, सेम लेवल पे है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज, पीच।
उसके क्या थे, हाइपोगाइनस के मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, और पेरविगाइनस का क्या है, प्लम, रोज, पीच। और पेरविगाइनस फ्लावर्स में हम कहते हैं कि जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है। क्या है, हाफ इंफीरियर। अब पेरविगाइनस के बाद एपिगाइनस फ्लावर्स होगा। अब ओवरी सुपीरियर हो गई, सेम लेवल पे हो गई। अब ओवरी बिलो भी तो हो सकती है देन द अदर पार्ट्स, तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर्स। और जो मार्जिन है ना ऑफ द थैलेमस, इट ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी। इस केस में जो ओवरी है वो इनक्लोज्ड हो जाती है कंप्लीटली और फ्यूज हो जाती है विद इट, और जो बाकी के पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दे राइज अबव द ओवरी। तो इस केस में हम ओवरी को कहते हैं इंफीरियर। हाइपोगाइनस फ्लावर में जो हमारी ओवरी है वो सुपीरियर है। पेरिगाइनस में हमारी जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है, और एपिगाइनस फ्लावर्स में जो हमारी ओवरी है वो इंफीरियर है। और इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल होते हैं गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर। ये PYQ हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखे हैं दे आर ऑल द PYQs। और जो मैं आपको बता रही हूँ मार्क करके सेंटेंसेस, उनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आएंगे एज अ क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। और इस चैप्टर के बाद मैं आपको करवाऊंगी 50 नीट बेस्ड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस फॉर नीट मॉर्फोलॉजी से ही। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बेल बटन को हिट कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि वो वीडियो कब आएगी, सून आएगी। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि उस वीडियो से पहले इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, सारे PYQs का अटेम्प्ट करो, रिलेटेड क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करो। और मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसे बच्चे देखते हैं कि बस इसमें रट्टा मारने। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की भी हैं। अगर आप बस हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल याद कर लो तो ठीक है, बट अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपो मतलब बिलो, गाइनस मतलब ओवरी, मतलब बिलो द ओवरी, जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी। तो इस तरह से अगर चैप्टर को आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहेगा। एग्जाम्पल की बात रहे, 5-6 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, एग्जाम्पल हो जाएंगे याद। और वैसे प्रोबेबिलिटी कम है कि बाहर से एग्जाम्पल आए, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर्स में, मतलब 2005 से पहले की ईयर्स में बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चंस आए थे। मतलब एग्जाम्पल आए थे कि इस प्लांट का बताओ, उस प्लांट का बताओ, आपको फैमिलीज पता होनी चाहिए थी। बट फॉर नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट NCERT का हर एक एग्जाम्पल अच्छे से याद हो। अगर मैं आपसे पूछूं मस्टर्ड में कैसी ओवरी है या सिमेट्री बताओ फ्लावर की, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। For now, work hard, study hard, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी सेफ। अभी ओमाइक्रॉन फैल रहा है, बाहर मत जाओ, पढ़ो, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, ठीक है। बाय बाय।